आइन को जेब में लिए फिरने वाले लोग आइन के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। कर्नाटक में हाउसिंग स्कीमात में मुसलमानों को रिजर्वेशन की फराहमी पर बीजेपी की तनकीद। भाइयों को लड़ाना मोदी और अमित शाह की सियासत है। उद्धव और राज ठाकरे की बातचीत पर शिंदे के एतराज को संजय राउत ने किया मुस्तरद। एनसीपी, शरद पवार, कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ग्रुप और किसान मजदूर पार्टी मुत्तहदा तौर पर बल्दी इंतखाबात में मुकाबला करेंगे। शरद पवार का बयान, कहा आदम इत्तेफाक के बावजूद हमें अमरीकी नुक्ता नजर को कबूल करना होगा। क्लासरूम कंस्ट्रक्शन स्कैम एक फर्जी केस है, मनीष सिसोदिया का बयान। मनीष सिसोदिया दिल्ली एसीबी के रूबरू हुए पेश। इजराइल और ईरान के बीच हमलों का तबादला जारी। ईरान ने इजराइल में माइक्रोसॉफ्ट की इमारत के करीब हमले किए, 5 अफराद जख्मी। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान पर हमले से मुतालिक 2 हफ्तों के अंदर फैसला करेंगे, व्हाइट हाउस की तर्जुमान का बयान। कर्नाटक के काबीनी वजीर जमीर अहमद खान ने रियासती हुकूमत से हाउसिंग स्कीमात में मुसलमानों के रिजर्वेशन में इजाफे की मांग की थी, जिस पर बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट सांबित पात्रा ने रद्द-ए-अमल दिया। उनका कहना था कि कर्नाटक काबीना का फैसला आईनी उसूलों के खिलाफ है। यह फैसला एक बेहतरीन मिसाल है कि किस तरह आइन को अपनी जेब में लिए फिरने वाले लोग आइन की तौहीन कर रहे हैं। उनका इल्जाम है कि कांग्रेस पार्टी और गांधी खानदान के लिए मुल्क का आइन मजहबी तस्कीन के लिए सानवी हैसियत रखता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कल यह जो कैबिनेट का निर्णय हुआ है कर्नाटक में, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर जमीर अहमद खान, उनकी यह प्रस्तावना थी कि मुसलमानों के लिए आरक्षण हाउसिंग स्कीम में, चाहे वो अर्बन हाउसिंग स्कीम हो चाहे वो रूरल हाउसिंग स्कीम हो, उसे बढ़ा करके 15% कर दिया जाए। और कैबिनेट ने उसे सिद्धरमैया जी के अगुवाई में उसमें हामी भरी है, उसे स्वीकार किया है। यह भी विदित है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह निर्णय दिया है कि देयर कैन बी नो रिजर्वेशन बेस्ड ऑन रिलीजन। धर्म के आधार पर, धार्मिक आधार पर किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यह गैर संवैधानिक है। मगर फिर भी जो लोग पॉकेट में संविधान को रखकर घूमते हैं, जो लोग बात बात पे एक प्रति निकालने की कोशिश करते हैं संविधान की, वास्तविक रूप में वो किस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसका सर्वोच्च उदाहरण कल कर्नाटक के कैबिनेट में मुस्लिम आरक्षण हाउसिंग स्कीम में पास करके दिखाया गया है। जब सुप्रीम कोर्ट और संविधान, बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी भी कीमत पर धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है, तो राहुल गांधी जवाब दे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, आप संविधान की बात करते हैं, मगर आपके ही इस निर्णय ने संविधान की धज्जियां उड़ाई। कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कांग्रेस पार्टी एंड पर्टिकुलरली फॉर द गांधी फैमिली इज सेकेंडरी टू रिलीजियस अपीजमेंट। गांधी परिवार के लिए और राहुल गांधी के लिए जो रिलीजियस अपीजमेंट है वो सर्वोपरि है और संविधान उसके परे ही आता है। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे और वजीर दाखिला अमित शाह के प्रॉक्सी हैं। शिवसेना उद्धव ग्रुप के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत का कहना है कि एकनाथ शिंदे अमित शाह के प्रॉक्सी और तोते हैं। शिंदे ग्रुप के सरबराह अमित शाह हैं और उन्होंने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के इत्तेहाद की खबरों पर कहा, 2 भाइयों के इत्तेहाद से शिंदे को क्या तकलीफ हो सकती है। उन्होंने कहा कि 2 भाइयों के इत्तेहाद से तकलीफ शिंदे को नहीं बल्कि वजीर आजम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर आला फडणवीस को तकलीफ है। एकनाथ शिंदे क्या आवाज़ उठा सकते हैं? उनका क्या आवाज़ है? उनका आवाज़ क्या है मुझे बताइए। एकनाथ शिंदे का आवाज़ क्या है?
एकनाथ शिंदे अमित शाह के प्रॉक्सी है। उनका जो आवाज़ है वो अमित शाह का आवाज़ है। उनके पार्टी के मुखिया अमित शाह है। जो अमित शाह को चाहिए वही वो बात करेंगे। हाँ बोले। इस्तेमाल किया कि उद्धव ठाकरे की लड़की सेविका कब्र में इस्तेमाल किया कि मरे हो क्या मारना। कौन मरा है कौन जिंदा है ये आप नहीं तय कर सकते। आप जिस लाचारी का जीना बीजेपी के साथ जी रहे हो ये तो मरने से भी ज़्यादा बदतर है। हम स्वाभिमान से जीने वाले लोग हमेशा जिंदा रहते हैं। महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए, मराठी मानुष के लिए, हिंदुत्व के लिए हमारा संघर्ष है और जो संघर्ष करता है वो कभी मरता नहीं। लेकिन उद्धव ठाकरे कहते हैं कि एकनाथ शिंदे कहते हैं कि उद्धव ठाकरे इस बार राज ठाकरे से हाथ मिलाने के लिए उतावले हो गए। अच्छा है उतावले तो आपको क्या तकलीफ है क्या? एक भाई भाई से हाथ मिलाता है तो आपको कुछ जलन हो रही है। ये जलन आपकी नहीं है, ये जलन अमित शाह और मोदी जी का और फडणवीस की है, क्योंकि आप उनके तोते हो, प्रॉक्सी हो। अगर दो भाई एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हो तो आपको क्या तकलीफ है बेटा? क्या है? आप क्या चाहते हैं कि घर टूटे रहे, भाई भाई अलग रहे? यही आपकी राजनीति है। ये अमित शाह जी की राजनीति है, ये मोदी जी की राजनीति है, ये फडणवीस की राजनीति है। लेकिन इस बार शिंदे हो या उद्धव ठाकरे फिल्मी डायलॉग पर भी ज़्यादा दिख रही है। एक तरफ उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि कमॉन फिल्मी, तो दूसरी जगह एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि मरे हुए को क्या मारना। मतदाताओं ने इनको गए विधानसभा चुनाव में ही मार दिया है। राजनीति में कोई मरता नहीं, राजनीति में किसी को मारा भी नहीं जाता और कोई मरता भी नहीं। राजनीति में और ख़ास करके डेमोक्रेसी में बहुमत बहुत चंचल चीज़ होती है। आज आपके पास है, कल हमारे पास होगा। ये जिंदा और मुर्दा की राजनीति है ना, ये बीजेपी की राजनीति है। ये मिस्टर शिंदे जो है अब बीजेपी के खेमे में है तो उनका संस्कार है। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को खुश करने की सियासत कर रही है और कर्नाटक के फलाही स्कीमात में भी मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दिया गया है। कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट तरमीमी बिल 2025 ने जाहिर कर दिया है कि फलाही स्कीमात कांग्रेस पार्टी के लिए खुशामदाना सियासत की मार्केट बन गई है। जब कभी कांग्रेस पार्टी इख्तियार में आती है, मजहब और खुशामदाना सियासत की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाते हैं। इस पॉलिसी पर कांग्रेस पार्टी कभी माजरत ख़्वाह नहीं रही। कर्नाटक में आपने देखा होगा, मार्च के महीने में 21 मार्च को एक अमेंडमेंट लाया गया था, कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट अमेंडमेंट बिल 2025। और इस अमेंडमेंट के माध्यम से यह तय किया गया था कि स्टेट में जितने भी टेंडर होंगे, जितने भी 2 करोड़ से नीचे के टेंडर होंगे, उसमें 4% का आरक्षण मुसलमानों के लिए होगा। आप सोचिए, टेंडर होगा, ये जो स्टेट के काम होंगे, उसमें भी मुस्लिम आरक्षण मार्च के महीने में कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी। तो कहीं न कहीं इसमें कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि एक तरह से कर्नाटक में वेलफेयर स्कीम्स को, जो जनता के लिए सुविधा की स्कीम होनी चाहिए, उन वेलफेयर स्कीम्स को तुष्टीकरण के मंडी में परिवर्तित कर दिया है। द वेलफेयर स्कीम्स हैव बिकम द मार्केट प्लेस ऑफ अपीजमेंट फॉर द कांग्रेस पार्टी। और ये केवल कर्नाटक की कहानी नहीं है। जहां जहां जब जब कांग्रेस रहती है, धर्म के आधार पर रिजर्वेशन और तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने की वायदे, जो उनके इंटरनल वायदे होते हैं, उसे वो जरूर आगे बढ़ाते हैं। राहुल गांधी ने तो एक जगह कहा भी था और अखबारों में छपा भी था, हां हम मुसलमानों की पार्टी है। द कांग्रेस पार्टी इज नेवर apologetic about this fact because they realize that they are into vote bank politics and not into welfare schemes. No governance but divisive experiments. किसी प्रकार का गवर्नेंस नहीं है, ये डिविजिव एक्सपेरिमेंट्स जो कर्नाटक में है, ये अपने आप में बहुत ही दुखद है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को हिम्मत और हौसला दिखाना चाहिए और वाज़े तौर पर कह देना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप आप झूठ बोल रहे हैं।
कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी का कहना है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो दुनिया का कोई भी मुल्क हिंदुस्तान के साथ नहीं खड़ा था। जिस रियासत में इंतखाबात होने वाले हैं या होने वाले होते हैं, वज़ीर आज़म मोदी उस रियासत में दौरे और ऐलानात करते रहते हैं। चूँकि बिहार में इंतखाबात दरपेश हैं, इसलिए वज़ीर आज़म मोदी बिहार के दौरे कर रहे हैं। संबोधन भी है उनका आज बड़ा। मैं इतना कहना चाहता हूँ, लगता है बिहार में चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी के दौरे, उद्घाटन, घोषणाएं तभी होती है जब जिस राज्य में चुनाव होने वाला है। तो बिहार में चुनाव होने जा रहा है, नवंबर तक चलेगा ये सिलसिला, नवंबर तक जारी रहेगा। पर प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बिहार की धरती क्रांति की धरती है। हिम्मत जुटाइए जयप्रकाश नारायण की धरती पर, हिम्मत जुटाइए विनोबा भावे की धरती पर, जहां उन्होंने जाके भूदान में बहुत कुछ काम किया था। 42 की क्रांति की धरती पर हिम्मत जुटाइए और वहीं से बोल दीजिए ट्रंप गलत बयानी कर रहे हैं। अगर आप नहीं बोलेंगे तो मुझे तो यही लगेगा, मोदी जी आप क्यों भी अकेले पड़ गए। जो ये हुआ था ना आपका सिंदूर ऑपरेशन, एक देश भी आपके साथ नहीं खड़ा हुआ था, आपकी विदेश नीति पूरी तरह फेल हो गई है। हनीमून मर्डर केस के सिलसिले में अदालत ने सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा को 2 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इन दोनों मुल्जिमान समेत इस केस के दीगर 3 मुल्जिमीन भी मेघालय शिलोंग के डिस्ट्रिक्ट जेल में महरूस हैं। दीगर 3 मुल्जिमीन में आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद शामिल हैं और शिलोंग की डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने कल इन मुल्जिमीन को पुलिस के हिरासत में भेज दिया था। महाराष्ट्र एनसीपी एससीपी सदर शरद पवार ने महाराष्ट्र के बल्दी इंतखाबात समेत हिंद अमरीकी ताल्लुकात पर इजहार ख्याल किया है। उनका कहना था कि एनसीपी एससीपी, कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ग्रुप और किसान मजदूर पार्टी मिलकर बल्दी इंतखाबात के बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि हम मुत्तहदा तौर पर बल्दी इंतखाबात में मुकाबला करना चाहते हैं। शरद पवार का कहना था कि हमने बल्दी इंतखाबात के बारे में अभी कुछ फैसला नहीं किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, ताहम हमें कुछ पॉलिसियों से इत्तेफाक नहीं है। हमें अमेरिकी नुक्ता नज़र को कबूल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम इस हकीकत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि अमेरिका दुनिया का एक सुपर पावर मुल्क है। आप पार्टी लीडर और साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया दिल्ली में क्लासरूम कंस्ट्रक्शन स्कैम मामले में आज एसीबी के सामने पेश हुए और इस सिलसिले में मनीष सिसोदिया का कहना था कि यह एक फर्जी केस है और अवामी तवज्जो हासिल करने के लिए या अवामी तवज्जो मसाइल से हटाने के लिए बीजेपी इस तरह के फर्जी केसेस करती है। उनका कहना था कि बीजेपी सिर्फ फर्जी एफआईआर दर्ज कराती है और केस चलता रहता है। ये मुकम्मल तौर पर एक झूठा मुकदमा है, उन्हें इस केस में भी कुछ हाथ नहीं लगेगा। दिल्ली में शिक्षा में बहुत शानदार काम हुआ, ये सारा देश जानता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीति से प्रेरित होकर अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके इसमें एफआईआर करवाती है और फिर आज मुझे एसीबी ने बुलाया है। मैं सारी बातें रखूंगा एसीबी के सामने, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित मामला है। भारतीय जनता पार्टी ने सारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके पिछले 10 साल में हमारे एक एक नेता की पूरी जिंदगी खंगाल डाली, लेकिन इनको मिला कुछ नहीं है। केवल और केवल फर्जी एफआईआर करते हैं और फर्जी एफआईआर में फिर केस चलता रहता है। होना इसमें भी यही है, कहीं कुछ निकलेगा नहीं। इस केस के बारे में एक चीज़ और मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मनोज तिवारी जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया था और जब मैंने उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा किया तो वो जमानत लेके अभी जमानत में बचे हुए हैं। तो इसमें तो मनोज तिवारी जी भी बचे हुए भाग रहे हैं इस आरोप से। इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, पूरी तरह से झूठा केस है। लेकिन मैं सोचता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी वाले कर क्यों रहे हैं ये सब। अभी समझ में आता है कि दिल्ली की जनता ने इनको मैंडेट दिया कि दिल्ली के लोगों के लिए काम करो। काम तो करना बीजेपी वालों को आता नहीं है, ना इनको स्कूल आता, ना अस्पताल आता, ना मोहल्ला क्लिनिक बनाने आते,
ना इनको सड़कें ठीक करनी आती, ना बिजली ठीक करनी आती, ना पानी ठीक करना आता, ना बारिश का मैनेजमेंट करना आता। अब देखो पिछले एक बारिश में पूरी दिल्ली का बुरा हाल हो गया है, चारों तरफ दिल्ली बेहाल हो गई है, सड़क टूटी पड़ी है, पावर कट लग रहे हैं पूरी दिल्ली में, प्राइवेट स्कूल वालों ने लूट मचा रखी है। इवन बीजेपी के कट्टर समर्थक भी रो रहे हैं कि उनको भी प्राइवेट स्कूल वाले लूट रहे हैं। वैसे में भारतीय जनता पार्टी जनता का ध्यान भटकाने के लिए कि इनसे काम तो हो नहीं रहा, इस तरह के फर्जी केस करते हैं, एफआईआर खेलते हैं, निकलेगा कभी कुछ नहीं, क्योंकि पहले भी कुछ नहीं निकला था। फर्जी केस करते हैं तो निकलेगा इसमें भी कुछ नहीं, लेकिन जनता का मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए केस करते हैं। और अभी रेखा गुप्ता जी से आपके संबंध के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा भी तो पंजाब से केजरीवाल को भी आना पड़ेगा, आपको अगर कोई प्लानिंग चल रही है? इसलिए मैंने कहा ना, पूरी दिल्ली में ना बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को समझ में आ रहा है कि उनकी सरकार क्या करने वाली है, दिल्ली में क्या कर रही है। इनके कार्यकर्ता भी प्राइवेट स्कूल के हाथों लुट रहे हैं, इनके कार्यकर्ता बीजेपी के कट्टर समर्थक भी ट्वीट कर रहे हैं कि पावर कट से बुरा हाल है, सड़कों का बुरा हाल हो गया दिल्ली में, एक बारिश में पूरी दिल्ली बेहाल हो गई, और ये केजरीवाल को गाली देने में बिजी हैं, ये एफआईआर कराने में बिजी हैं। तो इनको कुछ आता जाता तो है नहीं, केवल एफआईआर, केवल फर्जी एफआईआर करनी आती है। पिछले संबंध में आप नहीं गए? कांग्रेस पार्टी रियासत की सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में क्यों कर मुसलमानों को रिजर्वेशन दे सकती है। बीजेपी तर्जुमान CR केसवन का कहना है कि कांग्रेस हुकूमत कर्नाटक में फ़िरकावाराना एजेंडा फैला रही है और आइन के खिलाफ साजिश में मसरूफ़ है। उनका कहना था कि मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन की फराहमी गैर आइनी और ख़तरनाक अमल है। कर्नाटक हुकूमत का यह इक़दाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के उसूलों के सरासर खिलाफ है। उनका दावा है कि कर्नाटक हुकूमत का यह फैसला SC, ST और OBC के हुकूक़ पर रास्त हमला भी है। The Congress government in Karnataka is perilously peddling a divisive communal agenda and conspiring against our constitution. This regressive move by the Karnataka Congress government is a blatant betrayal of Dr. Babasaheb Ambedkarji's principles of social justice, and this move by the Congress government is an alarming assault and attack meant to steal and snatch away the rights of our SC, ST and OBC communities as guaranteed by the Constitution. This is not new to the Congress party. This parochial, dangerous politics of religious, bigoted vote bank politics of religious appeasement is not new to the Congress party. Some time back we saw how बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज बिहार का दौरा कर रहे हैं। उनका कहना था कि बिहार की तरक्की वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दिल में रची बसी है। वज़ीर-ए-आज़म जब भी बिहार आते हैं हज़ारों करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबे बिहार में हकीकत बन जाते हैं। RJD लीडर तेजस्वी यादव की जानिब से NDA की तनकीद पर उनका कहना था कि वह इस नौयत की तनकीदों पर तबसरा नहीं करना चाहते। PM 9,500 करोड़ की घोषणा का आज आकर शिलान्यास उद्घाटन करने वाले अभी मैं जा रहा हूं पटना गोरखपुर वंदे भारत को मैं भी हरी झंडी दिखाऊंगा प्रधानमंत्री के बटन दबाने के बाद। बिहार के विकास प्रधानमंत्री जी के हृदय में है और आप देखते हैं जब आते हैं हजारों करोड़ की योजना जो उतरती है जमीन पर। आज दीघा में सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी उद्घाटन हो रहा है, वहां भी जाऊंगा। बाकी बादशाही पैन पर हो रहा है। तो इस तरह से काम होता है। उनके पास बोलने के लिए क्या है, कुछ है क्या, तो छोड़ दीजिए, उनको बोलने दीजिए। हम लोग का काम है बिहार के विकास को आगे बढ़ाना। NDA का मतलब वो बोल रहे हैं कि नेशनल इजराइल और ईरान के बीच हमलों का तबादला जारी है। ताज़ा हमलों में ईरान ने इजराइल में वाक़ माइक्रोसॉफ्ट की इमारत के करीब कई हमले किए। इन हमलों में 5 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। इजरायली इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमले में 5 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ये मिसाइल मुताद्दद रिहायशी इमारतों के करीब गिरा, जिससे करीबी घरों को नुकसान पहुँचने की इत्तलात है। अमरीकी TV चैनल का कहना है कि यह मिसाइल जिस जगह गिरा वहाँ टेक्नोलॉजी पार्क भी था, जहाँ अमरीकी टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट का दफ्तर भी मौजूद था।
דודי, מה יהיה? יומיים ברצף? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा 2 हफ्तों में ईरान पर हमले से मुतालिक फैसला करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि ईरान के साथ मुस्तकबिल करीब में मुमकिन मुज़ाकरात के इम्कानात के पेश नज़र ट्रंप ने पैगाम दिया है कि वह आइंदा 2 हफ्तों में फैसला करेंगे कि अमेरिका को इस तनाज़े में शरीक होना चाहिए या नहीं। उनका कहना था कि अमेरिका इस तनाज़े के तमाम पहलुओं पर गहरी नज़र रखे हुए है और सदर ट्रंप अपनी कौमी सलामती कौंसिल से मुसलसल इत्तलात हासिल कर रहे हैं। तर्जुमान ने मजीद कहा कि सदर ट्रंप ने हमेशा ये वाज़ेह किया है कि वो सफारती रास्ता अपनाने के ख्वाह हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पेश आई तो ताकत के इस्तेमाल से नहीं हिचकिचाएंगे। ख्याल रहे कि अमरीकी और बरतानवी अखबारात ने खबर दी थी कि ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी है। आइन को आखिर में हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। आइन को जेब में लिए फिरने वाले लोग आइन के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। कर्नाटक में हाउसिंग स्कीमात में मुसलमानों को रिजर्वेशन की फराहमी पर बीजेपी की तनकीद है। भाइयों को लड़ाना मोदी और अमित शाह की सियासत है। उद्धव और राज ठाकरे की बातचीत पर शिंदे के एतराज को संजय रावत ने किया मुस्तरद। एनसीपी शरद पवार, कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ग्रुप और किसान मजदूर पार्टी मुत्तहदा तौर पर बल्दी इंतखाबात में मुकाबला करेंगे। शरद पवार का बयान, कहा अदम इत्तेफाक के बावजूद हमें अमरीकी नुक्ता नजर को कबूल करना होगा। क्लासरूम कंस्ट्रक्शन स्कैम एक फर्जी केस है, मनीष सिसोदिया का बनाया बयान। मनीष सिसोदिया दिल्ली एसीबी के रूबरू हुए पेश। इजराइल और ईरान के बीच हमलों का तबादला जारी। ईरान ने इजराइल में माइक्रोसॉफ्ट की इमारत के करीब हमले कर दिए, 5 अफराद जख्मी। सदर ट्रंप ईरान पर हमले से मुतालिक 2 हफ्तों के अंदर फैसला करेंगे, व्हाइट हाउस के तर्जुमान का बयान। न्यूज़ फर्स्ट में बस इतना ही। आजमल खान यूसुफजई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।